हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू वाइटल्स बातें नर्सिंग की। तो जैसा कि पिछले पॉडकास्ट में हमने आपसे प्रॉमिस किया था, वी विल बी बैक अगेन विद अनदर इंस्टॉलमेंट, सो हियर वी आर। और आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हम कुछ बातें आपसे कहना चाहते हैं आज के गेस्ट के लिए। तो चाह अगर चांद को पाने की हो और वो ना मिले तो फिर भी आप आसमान में तारों के बीच अपनी जगह बना ही लेते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है हमारे आज के गेस्ट की। और कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया को तो आप सभी जानते हैं। तो आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ नर्सिंग की दुनिया के जीतू भैया से, जो है हमारे राधेश्याम सर। और इतना ही नहीं, राधेश्याम सर के इंट्रोडक्शन में, मतलब वैसे तो ये किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी बता देना चाहते हैं कि ही हैज़ बिन नॉर्सेट रैंकर इन नॉर्सेट 3 and 4 विद ऑल इंडिया रैंक 36 and 149। तो बात करते हैं राधेश्याम सर से। और वेलकम टू द पॉडकास्ट सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ मैम। थैंक यू फॉर दी वार्म वेलकम। और जो आपने वर्ड्स बोले हैं एक्चुअल में मेरे लिए, तो उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, बट ये है कि चलो ठीक है, आज आप मुझे होस्ट कर रहे हैं तो इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू मैम। यू आर वेलकम सर, मोस्ट वेलकम टू एनप्रेप एंड मोस्ट वेलकम टू वाइटल्स। चलिए, सो सर, इससे पहले कि हम आपकी जर्नी की बात करें प्रिपरेशन की, वो तो हम ऑफ कोर्स करेंगे। उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो प्रोफेशन था, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब नर्सिंग ही क्यों? काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एक्चुअल में ये होता है ना कि बच्चों के मन में ये होता है कि कोई ना कोई ड्रीम होता है कि हमें लाइफ में ये करना वो करना है। बट हम ऐसे बंदे रहे हैं कि शुरू से ये लगता है कि कोई ड्रीम ही नहीं है, कि 12 तक हमने ऐसे प्रिपरेशन करी बस, कि कोई वो होता ना कि कोई स्पेसिफिक गोल ही नहीं है लाइफ में। फिर नीट के लिए चले गए फ्रेंड्स के कहने पे। तो वहाँ पे नीट में जब नहीं हुआ तो पापा ने बोला कि बेटा कोई नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा खुद का एक दोस्त है, उसका बेटा एम्स में लगा हुआ है, तो तू भी प्रिपरेशन कर ले तो तू भी एम्स में चला जाएगा। बस इसी एक लाइन के साथ मेरी नर्सिंग की शुरुआत हुई थी और आज मैं यहाँ पे हूँ। वाओ! इसीलिए मतलब मैंने कहा ना कि अगर आप चाँद को पाने की चाह भी रखते हैं तो कहीं न कहीं आप तारों के बीच तो अपनी जगह बना ही लेते हैं, और इस बात को बिल्कुल आपने साकार करा है। तो सर, ये तो रही बात कि नर्सिंग में आप कैसे आए। तो इसके बाद सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि नीट का जो प्रिपरेशन था, और एक बहुत बड़ा, कहते हैं कि बहुत सेटबैक रहा है, आपने जैसा बताया है। तो वहाँ से फिर अपने आप को समेटना, अपने आप को संभालना, और फिर प्रिपरेशन करना, नर्सिंग में एडमिशन लेना, और वो भी मतलब माइंडसेट बनाना। तो ये सर, ये कुछ दिनों की बात तो नहीं रही होगी, ये जो आपके माइंड में चीज़ें थी कि मुझे एम्स क्रैक करना है, नॉर्सेट क्रैक करना है, ये कभी पहले से ही रहा होगा, इतना तो श्योर है। तो सर, उसके बारे में बताइए कि ये जो थॉट था, ये जो ख्याल था, ये कहाँ से आपके दिमाग में आया कि मुझे एम्स में ही जाना है, नॉर्सेट ही क्रैक करना है? बिल्कुल मैम। एक्चुअल में ये है ना कि जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था शुरू में, कि ऐसा कोई ड्रीम था नहीं कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है या ये करना है वो करना है। एक्चुअल में इस चीज़ की शुरुआत ही यहीं से हुई थी कि मेरा एक फ्रेंड था, 12th में मेरे साथ में ही था। तो जब एक बार के लिए मेरी न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थी, बहुत अच्छी आदत थी। तो उसमें मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि सीबीएसई कोई करके एग्ज़ाम बॉडी है जो AIPMT करके कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। ओके। तो उसमें क्योंकि स्पेसिफिक CBSE लिखा हुआ था, तो मैं तो RBSE का स्टूडेंट, एक हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ, तो अच्छा। कहाँ इतना पता होता है कि CBSE होता है, RBSE होता है। तो मैंने बस उसको ऐसे इग्नोर किया कि ये तो हमारे लिए है ही नहीं। कि उसी दिन शाम को इत्तेफाक की बात है कि मेरे फ्रेंड का मेरे पास कॉल आया कि यार तू क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है क्या अभी? मैंने कहा मैं नहीं कर रहा कुछ भी। तो कुछ प्लान है आगे का? मैंने कहा कोई प्लान नहीं है, क्या करना है? कुछ नहीं करना है। तो यार एक एग्ज़ाम आया AIPMT करके, वो हम दे देते हैं। तो आप इससे समझ सकते हो कि उस टाइम पे हमें कोई आइडिया भी नहीं था कि AIPMT करके कोई एग्ज़ाम भी होता है। ओके। बस ये था हाँ कि डॉक्टर होता है, ऐसा लगता था ना कि PMT का 5 साल का कोई कोर्स होता है। वो नहीं पता था कि PMT एक्चुअल में एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अच्छा। तो उस फ्रेंड ने मुझे एक्चुअल में कॉल किया, और मैं आज भी ग्रेटफुल हूँ उसके लिए कि उसने मुझे उस टाइम पे कॉल किया, क्योंकि वो मोमेंट था ना मेरा, ये कह सकते हो कि पूरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था क्या करना, और उसने मुझे एक राह दिखाई कि चलो है ना, इस AIPMT का फॉर्म भरते हैं, एक बार के लिए देखते हैं कि क्या पता शायद हो जाए। अगर नहीं भी होगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि आगे हमें क्या करना है। तो जैसे तैसे करके AIPMT का फॉर्म भरा था उस टाइम पे, और नहीं हुआ सिलेक्शन। लेकिन जब बैठे थे तो इतना कॉन्फिडेंस में थे कि चलो एक पेपर देखा और हमें ये लगा कि यार हम तो कर लेंगे। तो मैंने पापा को जाके सीधा ही बोला कि पापा मुझे नीट की प्रिपरेशन करी, और मैंने उनको ये बोला कि मुझे 2 साल लगेंगे नीट की प्रिपरेशन के लिए। ओके। जनरली ये होता ना कि हाँ 1 साल में हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि दिख रहा था गांव के बच्चे हैं,
इतना नहीं होता है पढ़ाई का माहौल, प्राइमरी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं होती गाँव में। वही हिंदी मीडियम तो नाम होता है, एक्चुअली में वो मारवाड़ी मीडियम होते हैं। अच्छा, हिंदी मीडियम तो नाम होता है, हिंदी मीडियम नाम एक्चुअली में मारवाड़ी क्योंकि मीडियम। वो ट्रांसलेशन के नाम पे उनका ये होता ना कि इंग्लिश की कोई बुक है उसको मारवाड़ी में समझा दिया, तो वो एक्चुअल में टीचर का समझाना होता था। तो हम ऐसे माहौल में पढ़ के अगर मान लो कोई स्टूडेंट आता है आगे, तो आप समझ सकते हो कि उसकी मेंटेलिटी, उसका जो लेवल होता है एजुकेशन का, वो क्या हो सकता है। तो हम भी ऐसे एजुकेशन के माहौल से आए थे। तो फिर उस फ्रेंड के कहने पे मैंने नीट का फॉर्म भरा था एक्चुअल में। तो उस टाइम पे नीट नहीं होता था, AIPMT होता था। तो उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, 150 कुछ नंबर आए थे 720 में से। पर उस टाइम पे 150 नंबर को देख के भी कॉन्फिडेंस आया था कि नहीं हम तो कर सकते हैं। तो उसी को लेके फिर मैं कोटा गया था और वहाँ पे अपनी नीट की जर्नी मैंने शुरू करी थी। तो ये तो सर बिल्कुल कहते हैं ना कि जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरे रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं, बशर्ते आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत होती है। जैसे रणभूमि में अभिमन्यु ने कहा था कि हिम्मत से हारना लेकिन हिम्मत मत हारना। बिल्कुल बिल्कुल। वही बात है सर, आपने हिम्मत नहीं हारी और आप आज इस मुकाम पर हैं। तो सर इसके अलावा ये भी, जैसा आपने कहा कि आपके उस दोस्त को आप बहुत थैंक करते हैं, और ये चीज़ भी बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। इसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि जब लोग सिलेक्शन ले लेते हैं, लाइफ में किसी मुकाम पे पहुँच जाते हैं, तो वो खासकर अपना क्रेडिट खुद ही ले लेते हैं कि ये तो मैंने अकेले ने मेहनत करी है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों को भी एक्नॉलेज करते हैं कि रास्ते में इन्होंने मेरा साथ दिया। तो आपकी लाइफ में भी सर डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आपका साथ दिया होगा, तो उनकी बिल्कुल वजह मैम, से- अगर मान लो मैं अगर ये कह दूं कि आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपके सामने, तो सिर्फ मैंने मेहनत करी है, किसी और का हाथ ही नहीं है इसमें, तो वो कहना बिल्कुल भी गलत होगा। ये होता ना कि हम जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं किसी भी फील्ड में हो, चाहे हम चाहे कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हमें ये लगता है कि सारा सब कुछ हमने ही लिया। एट द एंड क्रेडिट हम खुद को देते हैं कि मेरी मेहनत की वजह से ये हुआ, मैंने जब उस टाइम पे ये किया तब ये हुआ। तो ऐसा नहीं होता है, आपकी मेहनत होती है, बाकायदा आपकी मेहनत होती है, बिल्कुल। आप ही सब कुछ करते हो। बट ये होता है ना कि बहुत सारे फैक्टर मिलके काम कर रहे होते हैं। हर एक मोड़ पे लाइफ के कोई ना कोई फ्रेंड, कोई ना कोई मेंटोर कह सकते हो, माता पिता कह सकते हो, उन्होंने कोई ना कोई एडवाइस दी है, कोई ना छोटी छोटी हेल्प करी है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे आया हूँ। जैसे मैं आपको एक बेटर एग्जांपल बताता हूँ कि एक्चुअल में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरे उस टाइम पे क्या, मेरे पास नोट्स अवेलेबल नहीं थे। मैं गांव में बैठ के प्रिपरेशन कर रहा था, तो कुछ भी नहीं था मेरे पास में। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ गांव में बैठ के गांव के माहौल में कैसे प्रिपरेशन कर सकता हूँ। वो होता है ना, गांव वाले बच्चों की सिंपल सी मेंटेलिटी होती है कि गांव में बैठे हैं, गांव में बैठ के कौन ये सिलेक्ट होता है, आपको तो बाहर जाना पड़ेगा, शहर में जाना पड़ेगा, रूम लेके रहना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। बट उस पॉइंट पे मैंने ये सोचा कि नहीं, गांव में भी बैठ के प्रिपरेशन करी जा सकती। इस मिथ को मुझे खुद के लिए बस्ट करना है। एटलीस्ट खुद के लिए बस्ट करूंगा, तब जाके कल की जो आने वाली जनरेशन है उनको बोल पाऊंगा कि नहीं, शहर में सब कुछ नहीं होता, गाँव में भी बहुत कुछ किया जा सकता जहाँ है। राह वहाँ चाह। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, डेफिनेटली मैम। तो वही मेरा एक फ्रेंड था, मैं उससे प्रिंटर लेके आया था, तो रात को बैठ के मैंने पूरी रात बैठ के वो नोट्स निकाले थे। तो उस पॉइंट में मुझे समझ में आया कि अगर सिर्फ मैं ये सोचता ना कि मैं ही सब कुछ कर लूँगा, तो वो नहीं होता ऐसा। आपकी लाइफ में बहुत सारे इंसान होते हैं, बहुत सारे मेंटोर होते हैं आपके, जो रोल प्ले करते हैं छोटा छोटा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आप अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। क्योंकि उसने कहीं ना कहीं आपको यहाँ तक पहुँचाने में कहीं ना बहुत कहीं मदद पहुंचाया, की है। बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि आप जब किसी पहाड़ को चढ़ रहे हो, तो जितने भी लोग आपको रास्ते में मिले उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आप उस पहाड़ से नीचे उतरोगे, बिल्कुल, और फिर बिल्कुल। वही लोग जब आपको मिले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी इक्वेशन चेंज हो जाए। बिल्कुल। जैसे एक छोटी सी बात भी कही जाती है, वो कहते हैं ना कि जब पत्थर तोड़ते हैं ना, तो 100वें चोट से वो पत्थर टूटता है। इसका मतलब हम 99 जो चोट है उनको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते ना। जो बिल्कुल। चोटें हमने 99 मारी, उनके एफर्ट की वजह से अल्टीमेटली 100 चोट ने उसको फोड़ा है। तो इसका मतलब बाकी चोटों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। तो सर ये तो रही बात आपके मतलब क्रेडिट की और जो भी लोग हैं। अब आते हैं असल मुद्दे पे, जो कि बहुत बच्चों का, बहुत लोगों का, या जितने भी लोग एस्पायरेंट्स हैं अभी जो अपने नॉर्सेट की या आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका रहता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आता है ऑनलाइन प्रिपरेशन करें या ऑफलाइन प्रिपरेशन करें। दूसरी बात आती है कि प्रिपरेशन एक बार चलो डिसाइड तो कर लिया है कि ऑनलाइन करनी है ऑफलाइन करनी है, अब करें कैसे? तो क्योंकि आप नर्सिंग के जीतू भैया हैं, आप लोगों को मेंटोर कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं पहले तो कि ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन, और फिर अगर आपने मीडियम चूज़ कर लिया है तो कैसे प्रिपरेशन करें आगे? ओके मैम। सो मैं आपको अपनी स्टोरी बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आज यहाँ खुद बैठा हूँ, तो मैं अपनी स्टोरीज़ की बात करूँगा। तो उसमें ये होता ना कि मेरे सामने ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था कि मैं ऑफलाइन कोचिंग करूँ या ऑनलाइन कोचिंग करूँ। सबसे पहले तो मैंने ये डिसाइड किया, चलो मैं है ना
क्योंकि मैंने ऑफलाइन कोचिंग करी थी नीट के प्रिपरेशन के दौरान, तो मैं कोटा रहा था 2 साल के लिए, तो वहाँ पे मैंने माहौल देखा ऑफलाइन में कैसे प्रिपरेशन होती है। तो कहीं ना कहीं ये होता ना कि वहाँ से एक मेरा मेंटल मेकअप बना ऑफलाइन कोचिंग के लिए कि आप ऑनलाइन कोचिंग का यूज़ करके भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। बट ये हिम्मत लेके आना, अंदर अपने क्रेज़ लेके आना कि सारे आपके फ्रेंड्स ऑफलाइन जा रहे हैं, कोचिंगों में जाके बैठ रहे हैं, 6-6 8-8 महीने 10-10 महीने वहाँ पे कोर्सेज ले रहे हैं, और आप सिंपली चूज़ कर दो कि मुझे कुछ नहीं करना, कहीं पे नहीं जाना, अपने घर पे बैठ के अपने ही रूम में बैठ के प्रिपरेशन करनी है, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो इसके चक्कर में मैं 7 से 10 दिन के लिए कह सकता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। लाइक ये होता ना कि बहुत बड़े डिलेमा में था कि मुझे एक्चुअल में करना क्या चाहिए। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल लगाया, वो एक्चुअल में एमबीबीएस कर रहा था वहाँ बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में, सौरभ वर्मा नाम है उसका। मेरा नीट की प्रिपरेशन के दौरान मेरा फ्रेंड था एक्चुअल में, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, आज भी हम बेस्ट फ्रेंड है। तो उसको मैंने कॉल किया, मैंने कहा यार आप नीट की प्रिपरेशन भी करी आपने, एमबीबीएस भी अभी आप कर रहे हो, तो आपके कैसा माहौल होता है। तो उसने मुझे बताया कि हम तो सारा ऑनलाइन ही करते हैं। तो मुझे लगा यार ऑनलाइन कैसे, कि सब तो ऑफलाइन के लिए भाग रहे होते हैं, हमने भी ऑफलाइन कोचिंग करी थी नीट में, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस क्या होता है। तो उसने मुझे 1 घंटा बैठ के एक चीज़ समझाई ऑनलाइन के बारे में, और वहीं से मैंने डिसीजन लिया कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऑनलाइन ही कोचिंग करूँ। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था मैं ऑनलाइन कोचिंग कहाँ से करूँगा, कौन सी कोचिंग होगी, किस तरीके से करूँगा, बट ये एक डिसीजन छोटा सा कि मुझे ऑनलाइन कोचिंग करनी है, वहाँ से सारी की सारी चीज़ें चेंज होगी मेरे लिए। अब ऑनलाइन कोचिंग करेंगे तो नेक्स्ट सवाल ये आता है कि कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, और क्या क्या स्केड्यूल होना चाहिए। क्योंकि ऑफलाइन में ये होता है ना कि एक वो थ्रिल होता है बच्चों के पास में कि ऑफलाइन बैठे हैं, टीचर आके आगे पढ़ा रहे हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन भी हो सकता है क्लास के बाद में, डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। सबसे बड़ा जो सवाल होता है ना बच्चों के मन में ये होता है कि यार ऑनलाइन कोचिंग करें ना तो एक छोटी सी स्क्रीन के सामने बैठे हैं, उसमें हम कैसे अडेप्ट कर पाएंगे, स्क्रीन को देखना, इतनी आंखों में इरिटेशन होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ऑफलाइन जाते हैं तो टीचर से इंटरेक्ट करने को मिलता है, टीचर्स और भी एक्स्ट्रा बातें बताते हैं, तो वो चीज़ें ऑनलाइन में नहीं मिल पाएगी। बट मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ये होता ना कि आप बच्चे हो, छोटे बच्चों को तो हम गाइड कर सकते हैं कि छोटा बच्चा होता है कि उसको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, कि उसको बैठना उठना हमें सब सिखाना पड़ता है, ये बुक पढ़ो वो बुक पढ़ो, ऐसे नहीं करना ऐसे करना है, तो उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आप इस लेवल पे हो अपनी प्रिपरेशन में कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, तो आप अपना खुद का माइंड रखते हो कि आपको कैसे करना है। इसके बाद तो वही है कि आर या पार वाली सिचुएशन, आर या पार वाली कि situation अभी संभल गए तो आगे की पूरी जिंदगी संभल जाएगी। बिल्कुल। आप एक छोटा सा एग्ज़ाम क्रैक करके, मैं छोटा ही बोलूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं कहूँगा मैं इसको, अगर आप एक माइंडसेट के साथ चलते हो, आप एक एग्ज़ाम को देने के बाद में आपके पास 1 लाख सैलरी की जॉब होती है, तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप इतनी मेहनत के बाद में आपको जस्ट एक सीट मिलेगी, आपको 1 लाख रुपए की जॉब मिलती है, आपकी लाइफ चेंज होती है, आपकी फैमिली की लाइफ चेंज होती है। बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही सही बात कही है आपने। एंड वही कि ऑनलाइन इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, सर ने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि ऑनलाइन क्यों बेटर है। क्योंकि आप अगर ऑफलाइन जाओ, हो सकता है हमारे सिटी में कोचिंग हो ही ना, इस बात पे हम ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं। किसी दूसरी जगह जाना, वहाँ खाने का, रहने का, अदर एडिशनल एक्सपेंसेस, उससे बेटर है कि अपने कंफर्ट जोन में, अपने कन्वीनियंस पे बैठ के पढ़ाई करो, ताकि आपका जो ध्यान है वो इधर उधर की चीज़ों पे ना लग के सिर्फ पढ़ाई पे रहे। तो ये सर ने क्लैरिफाई कर ही दिया है। इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि इससे क्लैरिटी आएगी एक्चुअल में ऑफलाइन से बेटर ऑनलाइन कैसे होता है। लाइक ये चीज़ होती है ना कि जब हम प्रिपरेशन करने बैठते हैं, ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ हम ये सोचते हैं कि हमें जाके क्लास में बैठना है, तो वो एक फैक्टर आपका सिलेक्शन, आपकी रैंक डिसाइड नहीं करता है। क्योंकि ये होता है ना कि जब हम प्रिपरेशन करने बैठते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना होता है। जब मैंने डिसीजन लिया था ऑनलाइन का, तो मेरे मन में ये चल रहा था कि ऑफलाइन जाऊँगा तो मुझे 2 घंटे की क्लास लेनी है, तो 2 घंटे के लिए 1 घंटा पहले निकलो, 1 घंटा बाद में, फिर जो टीचर्स भी होते हैं वो बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें बताते हैं, तो उसके चक्कर में क्या होता है कि एक्चुअल में आपका जो प्रोडक्टिव टाइम होता है वो 2 घंटे का होता है, लेकिन उसके चक्कर में आपको एक्स्ट्रा 6 घंटे देने होते हैं। वही आप ऑनलाइन बैठ के अपने घर पे आपके कंट्रोल में होता है ना, वो कहते हैं कि ऑफलाइन में आपके कंट्रोल में कुछ नहीं होता है, वो टीचर डिसाइड करता है कि उसको कौन सी क्लास लेनी है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, लेकिन ऑनलाइन में ये आपके कंट्रोल में होता है कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप जितना कंट्रोल आप खुद के ऊपर लोगे ना, आप अपने अंदर रखोगे कंट्रोल, ठीक है, कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे प्रिपरेशन को नरेट करना है, तो वो एक्चुअली में बहुत बड़ा फैक्टर होता है ऑनलाइन को चूज़ करने का। प्लस जो आपने बताया कि ऐसे बच्चे जो ऐसी जगहों पे बैठे हैं जो ऑफलाइन के लिए नहीं आ पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है ना, कॉस्ट भी इसमें ऐड होती है, आपके रहने का खर्चा, कोचिंग का खर्चा, बुक्स का खर्चा, बहुत सारे खर्चे होते हैं। और मैं तो ऐसे कहूँगा कि जब मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी तो मैंने घर पे बैठ के प्रिपरेशन करी थी, तो मेरी जो प्रिपरेशन की ओवरऑल कॉस्ट आप मेजर करोगे तो वो बिल्कुल ज़ीरो थी। अच्छा सर, ये भी जानना चाहते हैं ये ज़ीरो कैसे थी? क्योंकि नोट्स का तो आपने बताया आपने अपने फ्रेंड से लिए थे, ये
स्टोरी है कि आपने जैसा बताया था कि आपने अपने फ्रेंड से नोट्स लिए थे, फिर आपने पहले तो उनको प्रिंट आउट निकाला। तो सर आप बताइए उस स्टोरी के बारे में कि बिल्कुल क्या। बिल्कुल। ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि नहीं हम तो जाएंगे ऑफलाइन जाएंगे, वहाँ पे इतनी कॉस्ट आएगी, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन जाते हैं रूम का खर्चा होता है। ये मान के चलो कि अगर आप ओवरऑल प्रिपरेशन करते हो तो 1.5 से 2 लाख का खर्चा आपका आ ही जाता है। रूम का रेंट होता है, कोचिंग का होता है, आप बुक्स लेते हो। तो मैंने उस टाइम पे क्या किया था, सबसे पहले तो ये डिसाइड किया चलो ऑनलाइन लेना है। तो उस टाइम पे बहुत ही कमाल की बात हुई मेरे लाइफ में कि वो होता है ना कि अगेन जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार, क्योंकि जब मैंने डिसीजन लिया था ना कि ऑनलाइन मुझे कोचिंग करनी, तो एक कोचिंग ऊपर के सामने आई, तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी वो कोचिंग, क्योंकि एग्जैक्टली मैं वैसा ही प्लेटफॉर्म चाहता था कि मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे मुझे ऑफलाइन जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसमें कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहा था, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली, मुझे नहीं पता था मेरा सिलेक्शन उसमें होगा नहीं होगा, स्कॉलरशिप के लिए मैं शॉर्ट लिस्ट होऊंगा नहीं होगा, बस ऐसे ही मैंने रैंडम वो फॉर्म भर दिया, गूगल फॉर्म भर के उनको भेज दिया। और इत्तेफाक की बात है अगेन कि उन्होंने मुझे ऐसे सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैं पहला बच्चा था जिसने अप्लाई किया था। तो उन्होंने रैंडमली ऐसे सेलेक्ट कर लिया था और 1 साल के लिए मुझे अपना जो कोर्स है वो फ्री में दे दिया था। ओह, तो जहाँ पे बच्चे 20,000 25,000 30,000 का कोर्स लेते हैं, वहाँ पे वो कोर्स मुझे फ्री में मिल गया और वहाँ से मेरी प्रिपरेशन हो गई पूरी। और बाद में जैसे टेस्ट सीरीज होती है सारी उसमें इंक्लूडेड थी। और इसीलिए मैं एनप्रेप को भी अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये होता है ना कि आपको कंप्लीट सेटअप अगर किसी कोचिंग में मिल जाए बिल्कुल सर। तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। और मैं तो यही कहूँगा कि ऑफलाइन जाने से बेटर है कि आप ऑनलाइन चूज़ करो, कंट्रोल अपने हाथ में लो, अपने हिसाब से प्रिपरेशन करो, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। बिल्कुल सर, डेफिनेटली ये तो बहुत ही सच बात है। और सर एक बहुत ही अम्यूजिंग इंसिडेंट आपकी लाइफ का जो मुझे जानना है मतलब इसके बारे में, और मैं चाहती हूँ कि आप उसे नरेट करें कि 3rd ईयर के साइकेट्री के वाइवा के दिन एक्सटर्नल एग्जामिनर को ऐसा क्या चैलेंज किया था जो ये कहानी मतलब इतनी आगे तक बढ़ गई कि आपने अपना सिलेक्शन लिया और फिर उसके बाद सबके मुंह बंद कर दिए। तो बिल्कुल, उस कहानी के बारे में कुछ बताइए सर, क्या वो थी वो exact बहुत कहानी? बड़ा कमिटमेंट था मेरी लाइफ का। ऐसे लगता है कि जब मैं अपने पास्ट लाइफ को रिकॉल करता हूँ तो वो सबसे बड़ा कमिटमेंट मुझे नज़र आता है अपनी लाइफ का, क्योंकि उसके बाद में मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। वो होता ना कि आप प्रिपेयर तो कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। पूरी प्रिपरेशन के बाद में भी लास्ट में कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि शायद सिलेक्शन होगा नहीं होगा। और इतने कन्विक्शन के साथ किसी को खड़े होकर बोल देना कि आपका तो सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, तो वो बड़ी बात होती है। कुछ लोग इसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, बट मैं इसको ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं मानता। हुआ यूँ था एक्चुअल में कि मैं बैठा था अपने वाइवा के लिए वेट कर रहा था। Okay. तो मैं शुरू से वो इस काइंड का बच्चा रहा हूँ कि टॉपर टाइप मेंटेलिटी का, ऐसा वैसा कि करना है तो करना है, बस करना है, कैसे भी करना है। तो एक्चुअल में ये हुआ था कि हमारे साइकेट्री का वाइवा चल रहा था, मैं लाइन में बैठा हुआ था। जैसे ही मैं उठ के जा रहा था तो हमारे कुछ टीचर्स थे कॉलेज के, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि आप तो प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही उखाड़ लोगे लाइफ में। तो वो बात उस मोमेंट पे मुझे चुभ गई और मैंने कुछ नहीं बोला। जाते हुए उनको सिंपली एक स्टेटमेंट बोला कि सर आप एक काम करना, नोट से 2022 का बस रिजल्ट देख लेना। मैं इतना कह के अंदर चला गया। Oh my God. और मतलब ये होता ना कि उस टाइम पे नहीं पता था सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कितनी रहेगा ये, बट ये कन्विक्शन जरूर था कि सिलेक्शन तो होगा ही होगा, चाहे कैसे भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल मैम। तो ये थी आपकी स्टोरी, और बहुत ही मतलब इतना कॉन्फिडेंस होने के लिए और इतना कन्विक्शन से ये बात कहने के लिए भी अपने ऊपर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ अगर मैंने कोई चीज़ कमिट करी है तो मैं उसको फुलफिल करूँगा। और ये सर ना सिर्फ कॉन्फिडेंस है बल्कि ये आपकी मेहनत भी थी कि आप उस मुकाम तक पहुँचे हैं। सो रियली अ बिग अप्रिसिएशन फॉर यू।